जी हाँ, आवाज क्लियर हाँ, है। आपकी आवाज आ रही है गीता जी। हाँ ठीक है। मेरा नाम गीता पाठक है और मैं नई दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ शशि शेखर जी से और रवि जी से भी, जैसे जैसे जो मेरा कोविड के टाइम में एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जैसे डॉक्टर ने जो दवाई की थी वो भी हमने ली थी, और मेरे हस्बैंड दोनों को लास्ट ईयर की बात है, जून में तो हुआ था। तो फिर उसके बाद जब पर फिर भी डॉक्टर्स का कहने पे हमने थोड़ी दिन ब्लड थिनर और ये सब हमने कंटिन्यू किया था। पर मेरा ये मानना है, एलोपैथिक मेडिसिन में ज्यादा दिन नहीं ले पाती। मेरे को लगता है कि मैं ज्यादा दिन, मेरे को एक खौफ है उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। पर मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आयुर्वेद में कैसे आप जानते हैं कि इस आदमी को पित्त का बॉडी है, कफ है, या क्या इम्बैलेंस है, क्या चीज इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस करना है। और कोविड के टाइम में तो हमने मतलब एक तो आदमी के अंदर फियर इतना होता है और स्ट्रेस होता है, इन सब को मिलाकर हमें क्या ऐसी चीजें आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बट आयुर्वेद में भी हमें जानना है कि आयुर्वेद के थ्रू हम कैसे इन सब जो एलोपैथिक मेडिसिन है उनका रिप्लेसमेंट ढूंढ सकते हैं क्या। कोविड से रिलेटेड जरूर, कोविड के टाइम में हम कैसे लोगों को विश्वास दिलाएं वैद्य जी को सुन लेते हैं एक बार। आयुर्वेद काम करता है। जी देखिए, आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है, और ये प्रश्न से बहुत लोगों के मन में जो प्रश्न उठ रहा होगा उसका भी जवाब साथ साथ मिल जाएगा। आयुर्वेद में नाड़ी ज्ञान है, और वो नाड़ी देखने के बाद हम लोग समझते हैं आयुर्वेद 3 चीजों पे बेस्ड है: बात, पीत और कफ। आयुर्वेद में कहता है कि बगैर बात के बिगड़े हुए शरीर के किसी भाग में दर्द नहीं हो सकता, बगैर पीत के बिगड़े हुए किसी भी तरह के लहर, जलन, बुखार संभव नहीं। शरीर के अंदर कहीं भी यदि लहर, जलन हो रहा है, बुखार टाइप का फीवरिश फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका पीत खराब है। सर्दी, खांसी जैसी चीज नहीं हो सकते। अब इसकी और विस्तार है। बात भी 5 प्रकार के होते हैं, पीत भी 5 प्रकार के होते हैं, कफ भी 5 प्रकार के होते हैं। ये कहाँ-कहाँ रहते हैं इसका भी जगह निश्चित है। ये 5 प्रकार के बाद शरीर के किन-किन भागों में रहेंगे, 5 तरह के कफ कहाँ-कहाँ रहेंगे, 5 तरह के पीत कहाँ-कहाँ रहेंगे, और बात और पीत जब एक साथ मिश्रित हो जाएंगे तो उनका क्या असर होगा। बात और कफ मिश्रित होंगे तो क्या असर होगा, एक दूसरे के साथ मिश्रण और तीनों का एक साथ मिश्रण होना किन-किन रोगों को जन्म देगा, इसका भी बड़ा विस्तार से वर्णन है इन चीजों। तो हम जब नाड़ी देखते हैं तो अपनी 3 अंगुलियों को उस पे प्रेस करते रहते हैं, और इससे पता लगते रहता है कि वात की नाड़ी कैसी चल रही है, उसका क्या गति है, और उस गति में वायु का सम्मिश्रण हो रहा है कि नहीं, पीत का सम्मिश्रण हो रहा है कि नहीं। थोड़ी-सी अभ्यास की चीज होती है, लेकिन अभ्यास करते-करते वो सारी चीजें क्लियर हो जाती है और पता लगने लगता है। दूसरा आपका प्रश्न है कि जनरल पब्लिक कैसे समझे कि उसको क्या बिगड़ गया है। जनरल पब्लिक भी समझ सकता है, जैसा मैंने बताया। अगर आपको शरीर में कहीं जलन हो रहा है, हाथों में जलन महसूस हो रहा है, चेहरे में जलन महसूस हो रहा है, किसी भी पार्ट में यदि हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका पीत गड़बड़ हो रहा है। सर्दी खांसी ज्यादा हो रहा है, मतलब आपका कफ गड़बड़। शरीर के भागों में, भिन्न-भिन्न भागों में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका वायु विकार है जो हो गया है। वायु विकार ऐसा चीज है, वो गैस भी उत्पन्न करता है। अब धर्मेंद्र जी भी साथ में शायद पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन। धर्मेंद्र जी। हाँ सर, एक चीज से हम बड़ा उलझन महसूस करते हैं कि बहुत सा चीजों में कहा जाता है कि सुबह खाली पेट खाना है। जैसे सुबह गर्म पानी पीना है तो खाली पेट पीना है, सुबह किशमिश खाना है तो खाली पेट फूला हुआ खाना है। तो खाली पेट का परिभाषा क्या है? एक चीज के बाद दूसरा चीज में तो खाली पेट नहीं रह जाता। आखिर सुबह तो एक ही चीज का हम सेवन करेंगे। आपका प्रश्न तो अच्छा है, लेकिन देखिए सब, आपका जो एक शरीर है ना, मशीन जी, जब खाना खाते हैं तो सबसे पहले अमाशय में जाता है, और अमाशय आपका एक छोटा सा वॉशिंग मशीन समझ लीजिए उसे। वो आपके
जैसे ही आप खाना खाते हैं उसमें मिक्सिंग का प्रोसेस होता है, और फिर उसके बाद हाफ आवर के इंटरवल में वो लीवर में जाता है। लीवर से फिर गोल ब्लैडर से, पित्ताशय से पित्त निकलता है, उसे देखता है कि क्या चीज आपने खाया है, कैसे उसे पचाना है। तो आयुर्वेद में कहता है सप्त धातुओं को मजबूत करता है दवा। सप्त धातु क्या है? जब आप खाना खाते हैं तो उसे रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मजा बनता है, मजा से अस्थि बनता है, अस्थि से मेदा बनता है, मेदा से शुक्र की धातु का निर्माण होता है, धातु से शुक्र का निर्माण होता है। ये सप्त धातु ये स्टेज है। तो हम जानते हैं कि आपने जो खाना खाया कितने देर के बाद कहाँ-कहाँ ट्रेवल करता हुआ वो जा रहा है, और जब दवा देते हैं तो कौन सा खाने के पहले देंगे तो इफेक्टिव होगा, जाएगा तो क्या करेगा, और कौन सा खाने के बाद देंगे तो इफेक्टिव होगा, इसका सिस्टम है। ये कोरा चीज नहीं है कि आपको कभी कह दिया गया सुबह खाली पेट खा लीजिए, कभी कह दिया गया खाना खाने के बाद खा लीजिए। नंबर एक सुन लीजिए, पता लग जाएगा आपको। ये क्वेश्चन एक बार मैं उदयपुर चला जा रहा था, तो एक मिलिट्री आर्मी के डॉक्टर थे, उन्होंने भी सेम क्वेश्चन मुझसे किया था कि आपके आयुर्वेद में मुझे ये नहीं समझ में आता, ये गर्म पानी से खा लो, ये ठंडे पानी से खा लो, ये खाना के पहले खा लो, ये खाने के बीच में खा लो, ये क्या चीज है जी? तो मैंने कहा कि दिल्ली के सर, आपने ठीक कहा, आयुर्वेद में पुरानी थोड़ी बीमारी है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि एलोपैथिक में भी ये बीमारी लग गई है। तो बोले कैसे? मैंने कहा कि मेरी भाभी जो है दिल्ली एम्स में अपने आंख को दिखाने गई थी, तो उन्हें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि एक नाश्ता करने के पहले लीजिएगा, दवा लेके बैठिएगा, और आधा खाने के बाद ये दवा खा लीजिएगा, और फिर पूरा खाने के बाद ये दवा खा लीजिएगा। तो मैं हैरान हूं कि आयुर्वेद से एलोपैथ में रोग कैसे लग गया। नंबर 1 चीजें। अब नंबर 2 चीजों को समझिए। आपका क्वेश्चन क्या था? ये खाली पेट का जो है, वो खाली पेट में अगर 3 चीज खाना है तो टाइमिंग का क्या फर्क होगा? देखिए, वो दवा के अनुसार डिपेंड करेगा कि कौन कितना टाइमिंग का फर्क होगा। दूसरा एक आपका क्वेश्चन था कि एक चीज जब खा लिए तो फिर तो खा लिए, खाली पेट कहाँ रहा, है ना? तो जब आप नाश्ता करते हैं तो नाश्ता करने के बाद जब हमें खाली पेट देना होता है तो हम उसे 4 घंटे का गैप देते हैं। 4 घंटे जो उसे आप, जैसा आपने अभी समझा कि आधे घंटे के बाद ही अमाशय से वो लीवर में, और लीवर से फिर आगे बढ़ने की प्रक्रिया है, तो आधे घंटे में आप अमाशय अपना खाली कर चुके होते हैं, उस बीच हम उसमें दवा देते हैं, है ना? ये प्योर साइंटिफिक चीजें हैं, इसमें कहीं भी कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। बस उसको एज इट इज ले लिया जाए, उतना जल्दी ही फायदा में मिलेगा। सर, हम सुबह में खाली पेट गर्म पानी में थोड़ा सा मध और थोड़ा सा नींबू मिलाकर पीते हैं, उसके कितना देर बाद हमको चाय पीना चाहिए? चाय इतना बढ़िया चीज, आप पी के चाय पीने पे पड़े हो, क्यों चाय पीना है? छोड़ दीजिए चाय। सही बात है। और अगर आपको चाय पीने का इच्छा ही है तो कुछ नाश्ता करने के बाद पीजिए ना, बाद में। जी, उसका शेड्यूल बाद में कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी। क्योंकि सुबह उठ के गर्म पानी, शहद और नींबू तो पीना चाहिए सुबह। गर्म पानी जो है वो चाय की तरह लीजिए, बिल्कुल गर्म, सिप कीजिए चाय की तरह, चाय पीने की फिर जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जी, और उसमें शहद और नींबू भी मिला सकते हैं। बहुत फायदेमंद है। आप उसको 1 साल लेने के बाद में ऐसा कीजिएगा, टेस्ट, अगर आपको कोई उससे एलर्जी नहीं हो रही हो, बहुत लोगों को नींबू आपको एलर्जी नहीं है और आप पी रहे हैं, और बाकी अगर दिनचर्या आपका ठीक है, तो साल भर बाद आप ब्लड टेस्ट करा लीजिएगा, आपका सारा नॉर्मल आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। शहद भी मिला सकते हैं ना उसमें? नींबू एकदम मिला सकते हैं शहद। हाँ, बिल्कुल, मैं रोज पीता हूँ उसको, गर्म पानी, नींबू और शहद। ओके, एकदम। प्रेरणा जी लाइन पे हैं, उन्होंने हाथ खड़ा किया था। मैं प्रेरणा कश्यप बोल रही हूँ मुंबई से।
सबसे पहले वैद्यराज जी आपको नमस्ते एंड धन्यवाद इतनी सारी टिप्स एंड सुझाव देने के लिए। मेरा एक क्वेश्चन है धन्यवाद। ओके, सो वैद्यराज जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने अभी 1 मंथ पहले कोविड से रिकवर किया है। अप्रैल में मैंने कोविड से रिकवर किया। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही कोविड के पेशेंट थे एंड शुक्र है कि मैंने घर पे ही रिकवरी कर लिया। अभी तो हम दोनों बिल्कुल ठीक है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं लास्ट अराउंड 9 to 10 मंथ से लगभग मैंने अराउंड अगस्त में स्टार्ट किया था गिलोय के टैबलेट एंड तुलसी ड्रॉप लेना, तो मैं अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ। प्रॉब्लम क्या थी? मैंने हाँ, तो मेरा सवाल ये था कि मैं करीब 9-10 महीने से गिलोय एंड तुलसी के टैबलेट्स ले रही हूँ। मैंने अराउंड 15 से 20 दिन बंद किया था जब मेरा कोरोना का ट्रीटमेंट चल रहा था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मैं वो दोनों दवाइयाँ अभी भी कंटिन्यू कर सकती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 महीने से मैं दोनों ही दवाइयाँ ले रही हूँ। वो किस लिए ले रहे थे? मुझे एक्चुअली किसी ने सजेशन दिया था कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ है गिलोय एंड इम्यूनिटी बढ़ती है, तो तुम डेली सुबह और रात में एक टैबलेट ले सकती हो। तो मैं पतंजलि का गिलोय लास्ट अगस्त से ले रही हूँ। हाँ, आपने ठीक किया, लेकिन मेरे ख्याल से आपने ले लिया है, काम भर हो गया होगा, उसकी नियमित की कोई जरूरत नहीं है। वैसे अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तभी दीजिए, नहीं तो ऐसा है ना कि शरीर खुद अपना इम्यून सिस्टम डेवलप करते रहता है। उसको अगर हम बराबर सपोर्ट पे रखेंगे तो उसे आदत हो जाएगा सपोर्ट पे रहने की। तो अभी मैं फिलहाल कुछ दिनों के लिए बंद कर दूं या परमानेंट गिलोय और तुलसी दोनों ही बंद कर दूं? आप क्या बता रहे थे अभी? कोविड से आप कितना दिन रहे थे? मैं करीब 10 से 12 दिन मैं काफी परेशान थी कोविड से, मगर मैंने घर पे ही रिकवर कर लिया, तो मुझे कुछ खास तकलीफ नहीं हुई। कोई कमजोरी है आपको, वीकनेस है? नहीं, अभी फिलहाल नहीं है। एंड मुझे लगता है कि शायद मैं गिलोय और तुलसी लेती आ रही थी इतने लंबे समय से, तो इसलिए मैंने घर पे ही इजीली रिकवर भी कर लिया। बिल्कुल सही बात है। इसलिए मैं कह रहा था कि यदि कमजोरी होता तो आप 2-3 महीना और इसको ले सकते हैं गिलोय तुलसी को, और इसके बाद फिर बंद कर दीजिए, जरूरत नहीं है। ओके, तो अभी फिलहाल मैं बंद कर सकती हूँ इन दोनों को? हाँ, बंद कर सकती हैं, या आप 1 महीना लेके बंद कर दीजिए। कोविड के बाद भी 1 महीना खा लीजिए, 1-2 महीने। ओके, एंड वैद्यराज जी एक और सवाल। अभी तो मैं फिलहाल बंद कर देती हूँ दोनों ही दवाइयाँ, मगर फिर आफ्टर मतलब 2-3 महीने के बाद मैं फिर से स्टार्ट करूँ या फिर अभी परमानेंट बंद कर दूं लेना? नहीं, जब आपका शरीर वर्क करने लगा सही से, कोई जरूरत ही नहीं है लेने का। ओके, ठीक है। ओके, या धन्यवाद वैद्य जी, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद प्रेरणा जी क्वेश्चन पूछने के लिए। तो हमारे साथ शशिकांत जी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अलका पांडे और अब आप सभी आगंतुक जो भी हमारे विशेषज्ञ हैं उनको तो पहले मैं सादर नमन करती हूँ। और आयुर्वेद के बारे में मेरा जो अनुभव रहा है वो बहुत ही एक्सीलेंट रहा है, तो वो मैं आप सब लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। मुझे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम रही है गायनेकोलॉजिस्ट से संबंधित। तो जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी वो मेरी एक्टॉपिक रही। तो जब मुझे पता चला उसके जो है 1 मंथ के बाद, मुझे तो पहले ये पता ही नहीं था कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी भी होती है, और मेरा एक ट्यूब रप्चर हो गया तो उसे कट करके निकालना पड़ा। फिर आयुर्वेद के बारे में मैंने सुन रखा था, तो मैं गई पतंजलि योगपीठ हरिद्वार। वहां पे मैंने बाबा रामदेव के शिविर था, ओपीडी में दिखाया सारी चीजें। फिर मुझे उन्होंने बोला कि ऐसा है कि आप कुछ टेस्ट करवा लीजिए। फिर हम लोग 1-2 दिन वहां घूम घाम के वापस आ गए। पर आपके यहाँ पे बहादुरगढ़ में एक सन्यासी रहते हैं और वो मूक बधिर बच्चों का विद्यालय चलाते हैं, तो मुझे किसी ने कहा कि आप वहां दिखा लीजिए। जब मैं गई सर उनके यहाँ दिखाने, और वो आयुर्वेद के प्रकांड जानकार थे। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि आयुर्वेद क्या इतना रिच है हमारा, जो कि जिसको बाबा रामदेव जैसे लोग भी, हो सकता है लोग उन पे बिलीव करते हैं, पर मुझे उनका अनुभव अच्छा नहीं लगा। पर वो जो सन्यासी थे जो कि वहां पे मूक बधिर विद्यालय चलाते थे, उन्होंने मेरी नाड़ी ऐसे देखी और उन्होंने कहा, बेटा आपकी एक ट्यूब तो मुझे विजिबल ही नहीं हो रही है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैं हतप्रभ रह गई कि अरे जिन चीजों को जो है मेडिकल साइंस बगैर टेस्ट नहीं समझ सकती, हमारा आयुर्वेद इतना रिच है
कि वो जो है सिर्फ नाड़ी परीक्षण से उन्होंने कहा बेटा आपकी राइट ट्यूब मुझे विजुअल ही नहीं हो रही, क्योंकि वो बात सिर्फ मैं जानती थी कि मेरी तो राइट ट्यूब कट चुकी है ही नहीं। तो मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो है शशि शेखर जैसे जो है इतने अच्छे हमारे साथ वैद्यराज जी हैं कि थोड़ी सी भी हमें कुछ दिक्कत होती है, आज मैं एक बच्चे की माँ हूँ और गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि इनका मार्गदर्शन मुझे सदा ही मिलता रहा है। तो जिनको भी ये भ्रांतियां रही हैं कि आयुर्वेद में, हाँ सर ने जो जिस तरह से बताया कि आयुर्वेद में चीजों को पहचानना, सही चीज को पहचानना और तब उसका मेडिकेशन करना, वो एक बहुत बड़ी काबिलियत है जो कि सर पीढ़ी दर पीढ़ी से अर्जित कर पाए हैं। तो मैं सब लोगों को आभार व्यक्त करूंगी। और जो ये एक मिथक है कि नहीं आयुर्वेद में ये नहीं है वो नहीं है, सच्चाई ये है कि आयुर्वेद को लोग पहचान नहीं पाते। ऐसे बहुत ही कम वैद्य हैं या बहुत ही मर्मज्ञ कम हैं कि उनको जो है ये सारी चीजें उन्होंने अपने जीवन में अनुभव ही नहीं किया है, क्योंकि पहले खुद अनुभव करना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है, नाड़ी को जानना पड़ता है, प्रवृत्तियों को पहचानना पड़ता है कि हमारी प्रवृत्ति क्या है या सामने वाले की प्रवृत्ति क्या है। तो सर से जो है हम लोग लाभान्वित होते रहते हैं। कुछ भी दिक्कत होती है तो सर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद शशिकांत जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा शेयरिंग था। हाँ, आपसे एक क्वेश्चन और है जो कि वैक्सीन को लेके है। सर काफी चीजें हैं जो समझ नहीं आती लोगों को, वैक्सीनेशन के बाद काफी दिक्कत भी हो रही है और प्रॉब्लम हो रही है। तो सर आप हमारा मार्गदर्शन करें कि हमें इस समय जो महामारी का टाइम चल रहा है, हम अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखें, तो क्या हमें वैक्सीन की जरूरत नहीं है या हम वैक्सीन ले लें, क्या करें, इस बारे में कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार। मैं रवि जी से चाहूंगा कि इस बारे में कुछ, ये एम्स में डॉक्टर हैं, तो चाहूंगा कि ये इनके बारे में कुछ ज्ञान दें। देखिए कुछ बातें बहुत ही क्लियर है। ये जो पैंडेमिक है ये एक इन्फेक्शियस पैंडेमिक है, महामारी जो कि फैलता है इन्फेक्शन से। तो ये विश्व के हर एक कोने में पहुंचेगा। पहले वेव में जहाँ पे जिनको नहीं हुआ उनको अब हो रहा है, और जो अभी बचेंगे उनको हो सकता है तीसरी वेव में हो। तो बचेगा कौन? जिनको एक बार हो चुका है उसको, उन्हें रफली आप मान लो कि 6 to 8 मंथ्स तक के लिए इम्यूनिटी बन जाती है उसमें। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी है कि उनको भी सेकेंड टाइम इन्फेक्शन हुआ है। तो दो ही तरीके हैं बचने के, लगभग 6 to 8 मंथ्स के लिए। एक तो है कि इन्फेक्शन हो गया तो आप इम्यून हो सकते हैं, बहुत चांस है कि आप इम्यून हो गए कुछ महीने के लिए, और दूसरा है वैक्सीन। इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। अब रही बात कि कुछ लोगों को सीरियस भी हो सकता है, कुछ को नहीं भी हो सकता है। अब आप मेरी बात करो, मैं पिछले 1 साल से इतनी अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, जो कि पहले से बहुत अलग था। मतलब फ्रूट्स लेनी हो, रॉ चीजें लेनी हो, रेगुलर 1 आवर का मॉर्निंग में एक्सरसाइजेस, ऑलमोस्ट 1 मंथ से मैं बहुत ही रेगुलर था। गिलोय के टैबलेट्स हो, तुलसी हो, मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ कराया है। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट मंथ मुझे कोविड हुआ। 1 वीक तक मैं घर पे था, हाई ग्रेड फीवर मेरा बना रहा, और मुझे फाइनली एम्स में 2 वीक्स तक एडमिट रहना पड़ा। एंड मैं बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन तक पहुंच चुका था। ये गॉड का ही ग्रेस था कि मैं आज रिकवर होकर आ पाया। ये लास्ट वीक ही मैं डिस्चार्ज हुआ 2 वीक पहले। सो मैं सोच रहा था कि मैं इतने अच्छे लाइफस्टाइल जी रहा था पिछले 1 ईयर से, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? सो यू नेवर नो कि कौन क्रिटिकल होगा कौन नहीं होगा। हो सकता है कि ये लाइफस्टाइल अच्छी थी मेरी तो मैं शायद रिकवर हो भी पाया, अदरवाइज नहीं होता। सो 2 चीजें आप ध्यान रखिए हर एक के लिए है कि वैक्सीन के बारे में जो भी डाउट्स हो उसे आप बिल्कुल साइड निकाल दो, रत्ती भर भी डाउट मत रखो। यदि आपको वैक्सीन मिल रहा है, अवेलेबल है, आंख बंद कीजिए, जाइए और वैक्सीन लीजिए। आप सब कुछ करते रहिए, जो भी आप चीजें कर रहे हैं इम्यूनिटी के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल, सब कुछ कीजिए आप। लेकिन इस महामारी से बचने का एकमात्र तरीका भी ये है कि आप अपने आप को वैक्सीनेट कीजिए, बिकॉज यू नेवर नो कि आप सब कुछ अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, इम्यून भी हैं, इम्यूनिटी भी आपकी अच्छी है, बट आप इससे बचेंगे इसकी गारंटी कुछ भी नहीं है। अब वैक्सीन के बारे में 2 बातें बताता हूँ मैं आपको। आप अक्सर सुनते होंगे कि 80% एफिकेसी है, 70% एफिकेसी है। इसके बियॉन्ड एक और डेटा भी है। 80% एफिकेसी का मतलब होता है कि 100 में 80 लोगों को जो वैक्सीन ले चुके हैं उनको ये बीमारी नहीं होगी। बट इसके अलग एक और डेटा भी है। वो डेटा ये कहता है कि यदि आपने वैक्सीन लिया है
तो आपको बीमारी यदि कोरोना हुआ भी तो उसके सीरियस होने के चांसेस कितने हैं? वो चांसेस बहुत कम जाते हैं, ऑलमोस्ट 99% लोग सीरियस नहीं होंगे। तो 80% एफिकेसी अपनी जगह है, बट सपोज आपको वैक्सीन लिया आपने, आपको कोरोना हो गया, तो सीरियस होने के चांसेस, डेथ या फिर किसी तरह क्रिटिकल होने के चांसेस बहुत ही कम जाते हैं। रफली आप मान लो कि 1% भी नहीं है। रही बात कुछ केसेस हम सुनते हैं कि हाँ वैक्सीन लिया फिर भी उनकी कैजुअलिटी हो गई। सो कोई भी वैक्सीन, आप पोलियो की बात करेंगे, मिजल्स की बात करेंगे, कोई वैक्सीन कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होती है। कोई मेडिसिन नहीं होती है, मतलब आप डायग्नोस्टिक्स की बात करें कि टेस्ट पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव आ गया, ये दवाई खाई तो फिर कोरोना वैक्सीन फिर भी हो गया। तो कोई भी चीज, कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट हो, कोई मेडिसिन हो, कभी भी वो 100% नहीं हो सकती है। अब जैसे आप सिंपल सोचो कि ये 10 लोगों को हेडेक हो रहा हो, आप उनको पैरासिटामोल दोगे या कोई सपोज आप कोई और दवा दोगे, तो मे भी 10 में से एक का हेडेक ठीक ना हो। सो मतलब ये बात ये है कि जो कुछ भी हम दे रहे हैं, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे जो भी पद्धति हो, एलोपैथी हो, ये कोई गॉड नहीं है, ये सब एक विज्ञान है और विज्ञान पर आधारित है। और हर एक की ह्यूमन बॉडी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। फिजियोलॉजी जो बॉडी की है, जो डिजीज की बायोलॉजी है, वो बहुत अलग होती है और बहुत अलग तरह से रिस्पॉन्ड करती है वो। सो सिंपल सी बात है कि कॉमन मैन के लिए वैक्सीन है, आप लीजिए, कुछ मत सोचिए। वैक्सीन नहीं लेंगे सो आप मान लीजिए कि यदि थर्ड वेव आता है तो आप सबसे हाई रिस्क वाले लोग होंगे जो कि इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसलिए वैक्सीन लीजिए, नो डाउट। अपने आसपास के लोगों को भी आप वो कीजिए, मोटिवेट कीजिए कि वैक्सीन ले लें वो। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, बहुत सारे वैक्सीन के बारे में जो डाउट थे वो क्लियर हो गए और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने शशिकांत जी। और सर आपसे एक क्वेश्चन मेरा और है काढ़े के बारे में, क्योंकि हमें हर आदमी की बॉडी की टेंडेंसी अलग होती है और काढ़ा का रेशियो 1 है। तो मुझे ये पता करना है कि जैसे हम उसमें गिलोय की डंडी डालते हैं तो उसको, जैसे मेरी पित्त प्रवृत्ति है तो मुझे उसका अनुपात क्या रखना चाहिए? मैं आप सब लोगों की बातों को सुन रहा था, अनफॉर्चुनेटली जो है आप लोग मुझे नहीं सुन पा रहे थे, थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम आ गया था। जी। तो मैंने सारी बातें सुनी। सबसे पहले आपने जितना तरह के प्रश्न किया वो भी जायज था, आपने जो बातें कही। दूसरी चीज है कि डॉक्टर रवि जी ने जितनी भी बातें कही वो बिल्कुल सही कहा है, उन्होंने बिल्कुल बैलेंस वे में उन्होंने बात किया है। और किसी को भी एक तरह का रोग भी होता है तो उसमें कुछ न कुछ चेंजेज होते हैं, इसलिए इन्होंने सर दर्द का जिक्र किया कि सर दर्द में अगर सबको पैरासीटामोल दे दें ठीक हो जाए तो ये संभव नहीं है। तो वही चीजें होती है, हम लोग भी उसी चीज को देखते हैं कि इनको इन चीजों से क्यों हुआ है। कई बार हमारी मैडम है कि आप इसी दवा को ये देते हैं तो इसका कॉम्बिनेशन ये है, उसका कॉम्बिनेशन, आप एक ही कॉम्बिनेशन बना के रखिए ना, सबको दे देते हैं। मैं कहता हूँ कि ये संभव नहीं हो सकता कि मैं ही कॉम्बिनेशन बना के सब लोगों को दे दूं, क्योंकि जब मैं उनका नाड़ी देखा हूं तो मुझे पता है कि इनमें पित्त का और कफ का क्या हिसाब चल रहा है, उसके अनुसार मुझे दवा को कम ज्यादा करना पड़ता है। दूसरी चीज इन्होंने वैक्सीन पे बोला और बिल्कुल सही इन्होंने बोला, अभी का बेस्ट मेडिसिन वही है। और जानते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जीवन जो है वो कोई सामान वस्तु नहीं, मोबाइल नहीं है जिसको आप बदल लेंगे। तो अभी हम अगर ये सो करें कि हम आयुर्वेद के फॉलोवर हैं, कोई कहें हम एलोपैथ के फॉलोवर हैं, कोई कहें होम्योपैथ के फॉलोवर हैं, नहीं, आप अपने जीवन का फॉलोवर बनिए और जीवन को सुरक्षित कीजिए। आप इस लड़ाई हम लोग बाद में लड़ेंगे कि कौन बढ़िया चीज था, कौन खराब चीज था, है ना। तो अभी मेरा कहना है दोनों चीजें लीजिए, जीवन बचाना जरूरी है। वैक्सीन लीजिए, इसके साथ ही जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है एलोपैथ का वो भी लीजिए, जो आयुर्वेद का है वो भी लीजिए। रवि जी ने एक बात कही, ये पहले से गिलोय तुलसी वगैरह ले रहे थे, उसके बाद कोविड इनको हुआ, उससे इजिली ये बाहर निकल करके आ गए। और मेरा दावा है कि जितना कमजोरी इस समय पोस्ट कोविड वाले लोगों को हो रहा है इनको नहीं है। ये देखने से ही पता लग रहा है कि उतनी वीक ये नजर नहीं आ रहे हैं, तभी यहाँ बैठ के डिस्कस करेंगे तो मना कर देते कि मैं डिस्कशन नहीं करूंगा भाई आज के डेट में। ये कमजोरी है। उत्तर प्रदेश के इतना यंग एज का लड़का 28-30 साल का एडिशनल एसपी क्राइम थे, पोस्ट कोविड के बाद, कोविड के ट्रीटमेंट के बाद घर गए, वीकनेस था, उस वीकनेस को नहीं समझ पाए, वो अपना घर में ही एक्सरसाइज करते थे, एक्सरसाइज के लिए चले गए, एक आधी एक्सरसाइज वो भी नहीं कर पाए जैसा कि मैं न्यूज में देखा हूं, और वहीं कोलैप्स कर गए उस कमजोरी की वजह से। तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि वैक्सीन लेने के बाद यदि कोविड होता है तब भी आपको उतना हार्म नहीं करेगा, उसी तरह से जब आप आयुर्वेद की दवा पहले से ले रहे हैं, आपका इम्यून सिस्टम ठीक है,
तो कोविड होने के बाद भी आपको नुकसान नहीं करेगा उतना, आप सुरक्षित वापस घर पे आ जाएंगे और अपना पूरी जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए हमें अभी इन चीजों को सम्मिलित रूप में लेना है, किसी वाद विवाद, किसी तरह की मन में शंकाओं को नहीं रखना है। हाँ, अभी वैक्सीन लेने के लिए एक चीज का मैं जरूर सलाह दे रहा हूँ, वैक्सीन की बहुत मारामारी चल रहा है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ रही है, जो घर में सुरक्षित रह रहे हैं, इम्यून सिस्टम को ठीक रखे हुए हैं, नियमित दिनचर्या ठीक है, वो थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि पता लगे कि आपने एक लगाया, दूसरा लगाने का तारीख ही नहीं आ पा रहा है, तो वो ज्यादा कष्टकारी हो जाएगा। दूसरी चीजें हैं, सेंटर पे बहुत भीड़ हो रहा है, कौन कौन कोविड लेके आ रहे हैं वो आपको दे दें, ये भी बड़ा नुकसान वाला काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी संभालने का मौका दीजिए। ये भी थोड़ा ज्यादा ही मीटिंग वूटिंग में व्यस्त हो गए थे, बीच में ध्यान नहीं दे पाए, इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा है। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। पहली बार जिस कोविड का जो मैनेजमेंट हुआ वो भारत विजय हुई, और दूसरी बार में वो कछुआ खरगोश वाला जो किस्सा हम लोग सुन चुके हैं वो दोहरा दिया गया, और कछुआ रेस में जीत गया और खरगोश जो है वो पीछे रह गया। तो चलिए, ये तो पीछे रह गए, बीच में बड़ी सारे जो हमने बहुत अपनों को खोया है, इतने अजीज को खोया है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता कितना दुखी है इन चीजों से। और इसी तरह से मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने बड़े से अपने अजीजों को खोया होगा। लेकिन अब गवर्नमेंट, अब सारे लोग सब के सब पूर्ण चुस्त दुरुस्त तरीके से लगे हुए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कोविड से भी पार करेंगे, और थर्ड फोर्थ आएगा वेव तो उससे भी इजीली निकल जाएंगे। वैसा प्रॉब्लम नहीं होगा जो हम लोग झेल चुके हैं। देखिए, महामारी में तो ऐसा होता है, बड़े बड़े कंट्री जिनकी जनसंख्या न के बराबर है, जिनका हेल्थ व्यवस्था बहुत अच्छा है, सारा चीज लगा रखे हैं, वहां तो लाशों के ढेर लग गए। यदि मैं अमेरिका की ही बात करूं तो अमेरिका में जितने डेथ हुए हैं और जितना जनसंख्या है, उससे जितना गुना जनसंख्या आपका है, उसके हिसाब से आपके यहाँ तो कितना मृत्यु होना चाहिए था, उस अनुपात में आप कम है। उस अनुपात में कम है, इसका श्रेय हमारे जान जोखिम में डाल के जो डॉक्टर भिड़े हुए हैं उनको जाता है, उसका श्रेय हमारे गवर्नमेंट को भी जाता है, और उसका श्रेय हमारे नागरिकों को भी जाता है, जो आयुर्वेद पे विश्वास रखते हुए अपनी दिनचर्या योगा प्राणायाम को करते हुए दवाएं लेते रहे हैं, वो अपने आप को स्वस्थ रखे हैं। ये भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है, और ये भी सबसे बड़ा धर्म है। आपको भगवान ने बनाया है, आप खुद नहीं बन सकते, तो भगवान के बनाए हुए आप हैं, आप अपने आप को इतने अच्छे तरीके से सुरक्षित रखते हैं, अगर मेंटेन रखते हैं, तो ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है जो करना चाहिए। धन्यवाद वैद्य जी, बहुत अच्छी बातें बोले। धन्यवाद शशिकांत जी, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अभी सविता जी भी नेक्स्ट लाइन पे हैं। हाँ सर, नमस्ते सर, हम धनबाद से बोल रहे हैं। सविता जी, आप हो सके तो वीडियो ऑन कर सकते हैं, अगर नहीं पॉसिबल तो ठीक है। हाँ ठीक है जी, नमस्ते सर, आवाज आ रही है सर? हाँ क्लियर है सर। हम पूछना चाह रहे हैं कि सर मेरा यूटेरस का ऑपरेशन हो गया है, मेरा बच्चादानी नहीं है, करीब मेरे 25 साल की उम्र में मेरे बच्चादानी निकल गया है, तो क्या हम ये कोविड का इंजेक्शन ले सकते हैं? आपने क्या कहा कि यूटेरस का ऑपरेशन हो चुका है, राइट? 25 साल की उम्र में मेरे। अच्छा, अभी और कोई इश्यूज तो नहीं है? नहीं सर, सिर्फ माइग्रेन है। आप बिल्कुल ले सकते हैं। एज कितना है आपका? एज सर 40 में आएगा। ठीक है, आप ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं। कोई और मेडिकल कंडीशन या कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो मतलब सिर्फ इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकती है वैक्सीन। जी सर, थैंक यू सर। कोई दिक्कत नहीं। लो प्रेशर है नहीं। सर, मेरा लो प्रेशर है। लो प्रेशर है? कितना रहता है ब्लड प्रेशर? एकदम 0 हो जाता है कभी-कभी सर। नहीं, लो का मतलब एकदम कम हो जाता है, वो एकदम कम हो जाता है। नहीं, एकदम मेडिकल साइंस में एकदम कम क्या कोई डेफिनेशन नहीं है। मतलब आप यदि आपको लगता है तो आप चेक करवाइए एक बार। मेरा क्या होता है कि पूरा सांस लेने में दिक्कत हो जाता है पूरा, और आवाज वगैरह सब मैंने बोल नहीं पाते, लड़खड़ाने लगता है मेरा आवाज। नहीं, ये देखिए, आप जब आपको ऐसा होता है तो आप मेडिकल कंसल्टेशन कीजिए ना। आप ये लो बीपी ऐसा खुद ही क्यों एज्यूम कर रही हैं? डॉक्टर दिखलाया नहीं सर, इसलिए। नहीं, ऐसा नहीं। यदि आपको ऐसे आवाज लड़खड़ा रही है तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको कंसल्ट करना है। अपने मन से घर पे ये मत एज्यूम कीजिए कि लो बीपी की वजह से हो रहा है।
ऐसे में आपको मेडिकल कंसल्ट कीजिए, ऐसे वो तो हाँ उसका तो बिल्कुल सही इन्होंने कहा, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और एक बार चेकिंग हो जाए कि आपको किस वजह से हो रहा है। ये इसकी वजह बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारी वजह हो सकती है। मतलब अभी वो बहुत सालों के बाद होता है, मतलब इतना में अभी तक 2 बार मात्र हुआ वो मेरा। नहीं एक बार भी देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जैसे कि आप पेट में गैस हो रहा है, उसको आप 1 सप्ताह वेट कर सकती हैं, 2 सप्ताह वेट कर सकती हैं, बट आवाज लड़खड़ाए या फिर कुछ ऐसी चीजें हो, उसके लिए आप 1 दिन भी वेट मत कीजिए, मतलब समझ रही है ना, उसको आपको प्रायोरिटी पे मान के तुरंत कंसल्ट करना है, 1 नहीं 2 दिन अगले दिन, उसके लिए ये वेट नहीं करना है कि हम पहले देखेंगे 1 साल बाद, ऐसे नहीं। कुछ चीजें होती हैं अर्जेंट, उनकी कंसल्टेशन बहुत जरूरी है, तो आपको ऐसा लगे कभी भी तो तुरंत मिलिए एक बार, अदरवाइज आप फिट है राइट नाउ तो आप ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं है वैक्सीन। अभी इंजेक्शन ले सकते हैं ना? बिल्कुल, बीपी चेक करवा लीजिए एक बार, आपको लग रहा है लो बीपी है तो आप भी कंफर्म हो जाएंगे कि बीपी सही है। ठीक है सर। ये बहुत अच्छा सुझाव है सबके लिए कि अपने कुछ क्रिटिकल हो तो उसको इग्नोर ना करें, तो हम डॉक्टर से कंसल्ट करें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब सीरियस हो जाता है तो फिर मुश्किल हो जाता है सबके लिए। और कोई? एक बात मैं कहना चाहूंगा प्रशांत भैया, ये वैद्य जी ने पिछली अभी कहा था यूपी के एक ऑफिसर के बारे में कि वो जब कोविड से वापस आए तो वो जिम में गए, वर्कआउट किया, उनका कोलैप्स कर गया, डेथ हो गया उनका। इस बारे में बहुत ही उन्होंने बहुत पॉइंट की बातें करी, मैं उसे जस्ट रिपीट करना चाहता हूँ, उसमें 1-2 बातें ऐड करके भी। जब भी आप कोविड से रिकवर होके आते हैं, घर पे भी आए चाहे जैसे एडमिट होके भी आए, आप अपने बॉडी को ग्रेजुअली रिकवर कीजिए। इसको जो आप रिबिल्ड कर रहे हैं ना, कभी भी आप सोचिए, मैं ये बस सोचिए कि सडनली आपको बस 1 सप्ताह में रिकवर करना है। मैं जब आया था तो मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मतलब मैं वॉक करने के लायक नहीं था, मतलब 2 सप्ताह तक एडमिट रहा था, एक बहुत ही ज्यादा लॉन्ग स्टे हो गया था हॉस्पिटल में, तो मैं घर पे वॉक करने की स्थिति में नहीं था। बट मैंने कभी ये नहीं करा कि मैं बस तेजी से करूं, मतलब 1 वीक आराम से जितना भी करा, मतलब मैंने अपने बॉडी को भी टेस्ट करा कि मैं कितना कर पा रहा हूँ, कितना नहीं कर पा रहा हूँ। सो पोस्ट कोविड रिकवरी में कभी भी अपने बॉडी को पुश मत कीजिए, ग्रेजुअली 2 से 3 हफ्ता का टाइम लीजिए, नहीं तो फिर वही जो आप सर बता रहे हैं कोलैप्स की कंडीशंस। एक मेरे डॉक्टर थे पटना के ही, वो उनका भी सेम कंडीशंस हुआ एक्चुअली में, 45-50 के राउंड थे, वो रिकवर करके घर आ गए और सडनली कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हो गई, सडन डेथ हुई है। तो उसमें 2 बातें होती हैं, एक तो कोई जो क्लॉट्स बनते हैं ना, तो मतलब जब भी वायरस होता है वो डैमेज करता है ब्लड वेसल्स को, तो क्लॉट फॉर्मेशन भी होता है उसमें, तो जब भी आप सडनली बॉडी को पुश करते हैं तो क्लॉट फॉर्मेशन, डिस्टॉर्जमेंट और फिर वो कार्डियक प्रॉब्लम्स की इश्यूज रहती हैं। सो फॉर ए कॉमन मैन बस ये जानिए कि जब भी आप कोविड से रिकवर कर रहे हैं, अपने बॉडी को रिकवर करने के लिए पुश मत कीजिए फिजिकली, ग्रेजुअली 2 to 3 वीक्स लीजिए, वॉक करना सब कुछ कीजिए, बट तुरंत जिमिंग कर दिया बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा, उसको धीरे अपने अनुसार होने दीजिए, आप पुश मत कीजिए कि तुम्हें ये करना है, तो रिकवरी इजीली हो जाता है। नॉर्मल वॉक से स्टार्ट कीजिए, फिर उसको आगे पुश करना है, सडनली जिमिंग नहीं करना है। नहीं, बिल्कुल। सर मैं रीता कुमारी मुंगेर से बोल रही हूँ। जी हाँ। और लास्ट महीने मैं भी पॉजिटिव हुई थी, बट मैं घर पे ही रह के 10 दिन और रिकवर हो गई। तो वीकनेस धीरे धीरे जा रहा है सर, अब तो बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं है, बट अभी जब प्राणायाम या योगा के लिए बैठती हूँ तो ज्वाइंट में पेन होने लगता है, नी में और हिप ज्वाइंट में, रिस्ट में, इस तरह से। तो वो क्या धीरे धीरे खुद चला जाएगा? हाँ जाएगा, तो धीरे धीरे खुद चला जाएगा, जैसे आपका कमजोरी दूर होगा वो चला जाएगा। क्योंकि मैं शुरू में वॉकिंग पे जाती थी शाम में, तो बहुत थोड़ी दूर पे ही चलने पे चेस्ट पेन वगैरह होने लगता था, तो फिर ज्यादा दूर चल नहीं पाती थी, बट धीरे धीरे जब बढ़ा रही हूँ तो अब लगभग 1 किलोमीटर तक चल के चली आती हूँ, कुछ अनईजी फील नहीं होता कि आप जितना कदम चल सकते हैं पहले उतना ही चलिए, बल्कि उससे 1 कदम कम चलिए, तो उससे आपके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी, और 2-2 दिन 4-4 दिन के बाद उस कदम के स्टेप को आप बढ़ाते जाइए, वो धीरे धीरे आपको स्पीड, आपको शरीर में ताकत मिलती जाएगी, आप उसको करते चले जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। आ रही है आप। अच्छा, मेरा प्रश्न जो है वो डॉक्टर रवि जी से है, जो एम्स पटना में डॉक्टर हैं। लेकिन आपने ये भी बोला कि जो लोग कोविड से रिकवर हो गए उनको वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ एज ए डॉक्टर, आप अगर कोविड से रिकवर हो गए हैं तो आप वैक्सीन लेंगे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। 1 मिनट, कोविड से रिकवरी के बाद बॉडी में इम्यूनिटी बनती है आपकी, ठीक है, बट वो इम्यूनिटी कुछ महीने के लिए ही होती है। तो अभी जो गाइडलाइंस आई है लास्ट वीक में,
मतलब आप ऐसे कर सकते हैं कि 6 मंथ के राउंड, मतलब इसको डेफिनेट डेटा तो नहीं है, बट 6 मंथ के राउंड आप मान सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं सिंगापुर में, मुंबई के, जहाँ की विद इन 6 मंथ भी दोबारा इन्फेक्शन हुआ है, ऐसे भी केसेस हैं, बट बहुत कम है डेफिनेटली। अभी जो गाइडलाइंस कहती है उसके अकॉर्डिंग ये है कि आपको कोविड से रिकवर हुए हैं, उसके बाद 3 मंथ के बाद आप वैक्सीन लेने के लिए एलिजिबल हैं और आपको लेना चाहिए। तो एज पर द गाइडलाइंस आप रिकवर हो चुके हैं कोविड से, तो 3 मंथ के बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। अच्छा, कोविड का जो वैक्सीन है उसका एफिकेसी की आपने बात की थी, तो अगर मान लीजिए कोई आज की डेट में वैक्सीन लेता है तो कितने दिन तक उसको जरूरत नहीं पड़ेगी फिर से? ये सवाल जो है, एक्चुअली ये सवाल अभी भी बहुत अनसुलझा है। 2 बातें होती हैं, जैसे फ्लू के बारे में सुना होगा आपने कि फ्लू की वैक्सीन जो है वो एनुअल ली जाती है। हमारे यहाँ तो ऐसा ट्रेंड नहीं है, बट यूएसए वगैरह में लोग फ्लू की वैक्सीन हर साल लेते हैं। इस वैक्सीन के बारे में ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देगी आपको कोरोना से, या फिर 1 साल के लिए देगी, इस बारे में भी थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है। तो अभी तो आप ये मान के चलिए कि आप 1 साल के लिए तो इम्यून है ही, उसके बियॉन्ड अभी चीजें और डेटा आएगा तो शायद आप ज्यादा समझ पाएंगे, बट लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं है। जहां तक अभी तक जो डेटाज आए हैं, आपको ये वैक्सीन जो है पूरी लाइफ के लिए इम्यून नहीं कर रही है कोरोना से। 1 ईयर के लिए आप मान सकते हैं, रफली 1 साल के लिए तो इम्यून है ही आप। तो 1 साल के बाद अगर उसका वेरिएंट चेंज हो गया वायरस का, तो फिर से दूसरा वैक्सीन लेना पड़ेगा, राइट? ये तो देखिए, ये तो अभी ऐसा चल रहा है ना, देखिए मेडिकल साइंस में, एलोपैथी में खासकर ऐसा होता है ना कि कोई भी चीजें बहुत सालों में इवॉल्व करती हैं, चाहे ट्रीटमेंट हो, डायग्नोस्टिक्स, जो कुछ भी हो, बट हम सभी एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, जो भी हैं, वो सारे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं कि अरे आज ये बोला कल वो बोला, वो गलत नहीं है। हम लोग कॉन्स्टेंटली चीजों को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि जैसे चीजें चेंज हो रही हैं, जो चीजें हमें लग रही है नहीं कल से आज बेहतर कर पा रहे हैं, तो वो चीजें बदल रही हैं। कई चीजों का जवाब बहुत नहीं है आज जैसे आपने कहा कि क्या 1 साल बाद लेना पड़ेगा फिर से, नोबडी नोज, हो सकता है फिर से लेना पड़े आपको। जैसे फ्लू की वैक्सीन होती है तो वो एनुअल वैक्सीन होती है, हर साल लेते हैं लोग, जहाँ पे लेते हैं ले रहे होते हैं। तो हो सकता है कि 1 साल के बाद इसकी जरूरत फिर से पड़े, कोई किसी को पता नहीं एग्जैक्टली इसका सही आंसर क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से जैसा, हाँ, बट अभी आप शॉर्ट टर्म सोचिए, ये ऐसा क्राइसिस टाइम चल रहा है ना कि आप 1 साल के लिए सोचिए अभी, क्योंकि मतलब कई चीजें हैं ना, हमें भी नहीं पता कि क्या होगा, क्या मतलब क्या इसका रिजल्ट आएगा, कैसे क्या होगा। वैक्सीन जरूर लीजिए, इतना मैं कहूंगा आपसे। T20 मैच खेलना है या वनडे मैच खेलना है? हाँ बिल्कुल, अभी T20 मैच चल रहा है, टेस्ट का टाइम आएगा अगले साल बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नमस्कार सभी को, सभी को नमस्कार। नमस्कार। मैं बिंदु पाठक ग्वालियर से बोल रही हूँ। नमस्कार। नमस्कार। जी बिंदु जी बोलिए। वैद्यराज जी से मेरा क्वेश्चन था एक कि ये अश्वगंधा कितने दिन तक खाना चाहिए? जब मैं ले रही थी कोविड पिछले साल से, तो अभी क्या कंटिन्यू करूं या बंद कर दूं? किसके साथ लेना है अश्वगंधा? यदि आप पिछले साल से ले रही हैं तो आपको जरूरत नहीं है। तो मैंने बंद कर दिया है, इन साल लिया नहीं, पिछले साल ही ली थी। तो क्या अभी कंटिन्यू करूं या बंद कर दूं उसको? नहीं, अगर यदि आपको कोई दिक्कत नहीं है तो उसके चलाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ही ले रही थी, जस्ट सजेशन से ही। नहीं, आप मुझे तो बहुत एनर्जेटिक दिख रही हैं, इसलिए आई डोंट थिंक कि आपको रिक्वायरमेंट है। जी नहीं हंसने वाली बात नहीं, मेरा काम ही है देखना, और कमाल करती हो। थैंक यू वैद्य सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, जरूरत, देखिए दवा को उतना ही लीजिए जितना जरूरत है। जी, पूछना चाहते हैं, लाइन पे हैं। सभी को मैं नमस्कार कह रहा हूँ, आदरपूर्वक सभी को मेरा नमस्कार। सभी डॉक्टर्स और विशेषज्ञ सभी को नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं मतलब 2 बातें हैं मेरे पास, कुछ मैं जानना चाह रहा हूँ। एक तो कोविड नहीं हुआ है, भगवान करे ना हो, किसी को भी ना हो, लेकिन घर में रहते हुए हम लोग ऐसे क्या रूटीन अपनाएं या क्या खाएं कि मतलब उससे काफी बच के रहें, बॉडी में इम्यूनिटी अच्छी रहे। क्या है ना, ढेरों व्हाट्सएप पर ढेरों चीजें आ रही हैं, समझ ही नहीं आता कि क्या लें क्या ना लें। कोई कहता है ये खाओ वो खाओ, ये करो, ये काढ़ा पियो। तो एक पैकेज हो कि भाई ये चीजें आप लेते रहिए। एक तो ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न डॉक्टर साहब ये है कि अगर वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए हैं तो क्या तीसरा डोज यानी कि बूस्टर डोज लगाया जा सकता है? किया गया है। 3rd डोज के लिए अभी कोई ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं आई है। आप 2 डोज ले चुके हैं तो आपका शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है। कि पतंजलि वालों का एक प्रोडक्ट है कोलोनिल टेबलेट,
तो क्या कोरोना से पहले, कोविड होने से पहले ही उसको खाया जा सकता है, या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? ये तो बैच जी बताएंगे मेरे ख्याल से। नहीं, कोरोना होने के पहले का यूज नहीं है वो। तो क्या जैसे अश्वगंधा वगैरह ये खाना चाहिए पहले से, इनकी जरूरत नहीं है? हाँ, अश्वगंधा वगैरह खा सकते हैं। इसका डोज क्या हो सकता है जी? अच्छा, सर डोज आप क्या? नहीं, ठीक है, नहीं हुआ है तो उसमें जरूरत नहीं है। आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जब घर में सारे लोग ठीक हैं तो किसी तरह की दवा की जरूरत है नहीं जी। फिर भी प्रिकॉशन के लिए जी आप दुनिया भर के लोग सलाह दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आप काढ़े वगैरह बना के पी रहे होंगे। डॉक्टर साहब, काढ़ा कई लोगों को सूट नहीं करता है, हम लोगों को भी सूट नहीं करता है काढ़ा। मैं आपसे और प्रशांत जी दोनों से पूछना चाहती हूँ कि किस तरह से जो अभी जो कोविड का टाइम चल रहा है, इतना स्ट्रेस और ये सब से, तो किस तरह से हम अपने आप को और लोगों को भी एनकरेज रखें कि वो कई बार ऐसा हो रहा है कि 10 तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है, सही गलत सब तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है मेडिकल फील्ड में, हर तरह का। कई ऐसा अभी आया था कि वो ये अभी आया था कि वैक्सीनेशन लेने के इन लोगों ने ले लिया है, वो 2 साल के बाद उनकी डेथ हो जाएगी। ये गलत इंफॉर्मेशन जो आ रही है, इसकी वजह से जो मेंटल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, उसके लिए मेडिकल फील्ड में क्या किया जा रहा है। और प्रशांत जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि हम अपने आप को खुश रखने, अपने आप को शांत और रखने के कौन कौन से तरीके, रवि जी से भी जानना चाहूंगी और प्रशांत जी से भी। देखिए, पहले मेडिकल फील्ड से अलग मैं जनरल पब्लिक के नजर से बोलना चाहूंगा। डॉक्टर तो नहीं हूं मैं, लेकिन इन सब का एक सिंपल सा, बहुत सिंपल सा इलाज है। वो है, अगर आप कर सकते हैं तो, थोड़ा कष्ट होगा, न्यूज देखना बंद कर दीजिए। और घर में टीवी है तो उसको डब्बे में बंद करके कहीं रख दीजिए, वो सबसे अच्छा इलाज है अगर आप कर सकते हैं तो। और लोग सोचते हैं मेरा टाइम नहीं कटेगा, फिर मोबाइल में इधर उधर देखते ही हैं। तो जितना टाइम आप नेचर के साथ और घूम फिर के लोगों से बात करके बिता सकते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। टीवी से केवल स्ट्रेस बढ़ रहा है लोगों का, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। मेडिकल फील्ड, मेडिकल डॉक्टर्स को बहुत जरूरी है ये सब जो मिसकॉन्सेप्शंस को क्लियर करना, इसके ऊपर जोर देना बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या हो रहा है इसके बारे में। प्रशांत भैया ने जो कहा है उस बात को मैं भी रिपीट करूंगा, क्योंकि वो बहुत प्रशांत जी, बट आप न्यूज मत देखिए, बाकी चीजें आप देख सकती हैं जो जिससे भी आप एंटरटेन होती हैं। दूसरी बात देखिए, एक बहुत ही अच्छी सी कोट है कि हैप्पीनेस लाइज विद इन। सो आप तो एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड्स बहुत जरूरी है। आप याद कीजिए कि आज से 100 साल पहले 1918 की बात हम अक्सर करते हैं कि जब एक महामारी आई थी फ्लू की, स्वाइन फ्लू की, उस वक्त इंडिया में ही अभी से मतलब बहुत ज्यादा ही बुरी कंडीशंस थी। जब हम उस दौर से बाहर निकल के देश और हमारा विश्व जो है इतना आगे बढ़ सकता है, तो ये आज की महामारी तब की तुलना में तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। 18 की आप पढ़ना आप उस वक्त गूगल पे कि उस वक्त क्या सिचुएशंस थी, आज उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। जब 18 के इतने बुरे दौर से निकल के दुनिया इतने आगे बढ़ सकती है, तो ये दौर भी टेम्परेरी है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। सो स्टे पॉजिटिव ऑलवेज, ये दौर एक टेम्परेरी है। एक बार 1.25 साल बीत चुके हैं, मान लेते हैं इस साल तक भी ऐसे निकले, चलेगा, निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। बट ये दौर टेम्परेरी है, इस बात को मन में बिल्कुल गांठ बांध लेनी है। ये दौर जाएगा और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल होगा। सो देखिए, इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। यदि आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं, आप दवा डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको दवा लिख देगा एंटी एंग्जाइटी का, बस वो स्थिति लाने नहीं देनी है ना। आप खुद रिलैक्स रहो, पॉजिटिव रहो और ये मानो कि ये दौर चला जाएगा, टेम्परेरी है। दूसरी बात है कि स्ट्रेस से रिलीवर के रूप में यदि आप योगा नहीं करती हैं, मेडिटेशन नहीं करती हैं, तो बहुत जरूरी है, करना चाहिए आपको। आप खुद फील करेंगे डिफरेंस क्या आता है इससे। मेडिटेशन मैं भी नहीं करता, बट हाँ एक्सरसाइज योगा मैं हमेशा करता रहा हूँ जितना भी मुझे आता है। बट मेडिटेशन जो करते हैं वो इतनी तारीफ करते हैं कि मत पूछो आप। सो आई थिंक आप नहीं करती है तो स्टार्ट कीजिए करना। प्रशांत भैया एक्सपर्ट है इसके, आप उनसे सलाह ले सकती हैं। तो आप मेडिटेट कीजिए, आपको डिफरेंस दिखेगा कि आप जो ध्यान करने से आपका स्ट्रेस बहुत रिलीफ हो रहा है। डेफिनेटली, इसमें कोई बात नहीं है। घर पे रहती है तो
घर पे रहती हैं तो आप पूरे दिन ऐसे बैठे मत रहिए, घर में जो भी चीजें हैं एंटरटेन होइए, अपना कैरम बोर्ड है कैरम बोर्ड खेलिए, लूडो खेलिए, इन्वॉल्व रखिए। ऐसा नहीं कि पूरे दिन बस बैठे बैठे गुजार दिया, खाना खाया बनाया ऐसे नहीं करना है। 2 घंटे फैमिली के साथ बैठिए, साथ में कुछ खेलिए, कुछ प्ले कीजिए इंडोर गेम्स। आप खुद फील करेंगे कि आप ज्यादा अच्छा फील कर रही हैं रात के सोते वक्त। सो इसको टाइम को अच्छे से पास करना है, बिल्कुल बैठे बैठे पूरे दिन घर में पास नहीं करना है। अब बेटर है? हाँ अभी सुनाई देता, क्लियर है। हाँ, तो ये अपनी फैमिली का एक्सपीरियंस है। किसी की डेथ हुई घर में, कोविड था, स्ट्रेस था, तो सब कुछ है। बट जैसे डॉक्टर साहब ने कहा और सब कह रहे हैं कि टाइम इज अ ग्रेट हीलर और ये सब चला जाएगा। तो आप कुछ चीजें पॉजिटिविटी में सोचिए कि जिंदगी में आपने कभी इतना टाइम अपनी फैमिली के साथ ऐसा पाया है क्या? जब आपके बच्चे आपके साथ घर में हैं, आपके फैमिली वाले आपके साथ घर में हैं, क्यों ना इस टाइम को एंजॉय किया जाए, उनके साथ स्पेंड किया जाए और ये देखा जाए। आप नौकरी में चले जाएंगे तो सारा दिन घर पे नहीं रहेंगे। आज घर हैं तो फैमिली वालों के साथ ये टाइम एंजॉय कीजिए, बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए, बच्चों के साथ स्पेंड कीजिए। आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा सोचने के लिए कि बाहर कोरोना में क्या हो रहा है, राइट? तो एक्सपीरियंस और ये सब यही कहता है कि आप पॉजिटिव रहें, अपने आप को बिजी रखें और इस टाइम का प्रयोग करें, रादर देन ये सोचें कि क्या हो रहा है, फालतू के व्हाट्सएप पढ़ें या फिर न्यूज सुने जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं। अपना टाइम किसी सदुपयोग में लगाइए, जो आपको अच्छा लगता है, जो आप इतने साल से नहीं कर पाए, उसका टाइम अब मिला है, उसे कीजिए। धन्यवाद राजन जी, बहुत बढ़िया टिप्स था। इसको पॉजिटिव एंगल से देखें तो बहुत अच्छा रहेगा और दिमाग भी शांत रहेगा। हम लोग तो घर में बहुत इंजॉय करते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन था वैद्यराज जी से, लास्ट में पूछना चाहूंगा। वैद्यराज जी नमस्कार। एक आयुर्वेद में हर दिन दिनचर्या के हिसाब से एक समय है, एक कफ का समय है, एक वात का समय है। तो जैसे शाम को या अर्ली मॉर्निंग सुबह कफ रहती है तो सुबह उठते हैं तो कभी जुकाम, कभी सर्दी, वो चीजें आपको विजिबल होती हैं उस हिसाब से, बिकॉज वो समय का हिसाब है। तो उसके लिए दिनचर्या के लिए अगर आप कुछ बेसिक टिप्स देना चाहें तो वो मैं जानना चाहूंगा। एक चीज जैसे आपने बीच में पहले भी कही थी कि गर्म पानी, मधु और नींबू, मैं 1-2 साल से पी रहा हूँ और बहुत आराम है, तो इसे कंटिन्यू कर सकते हैं? निसंदेह बताऊंगा मैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको जो सुबह कफ का प्रॉब्लम यदि हो रहा है तो क्या ये नींबू शहद लेने के पहले से हो रहा था या बाद में स्टार्ट हुआ? ये रेगुलर नहीं है वैद्य जी। ये मतलब कभी सीजन चेंज या उसमें ही थोड़ा कभी होता है, जैसे अभी बारिशें शुरू हो रही हैं तो, बट रेगुलर नहीं है। नींबू और ये, हाँ, ये तो सिर्फ मतलब ये मैं जनरल पूछ रहा हूँ कि क्योंकि ये टाइम है। लेकिन साथ में मैं आपको ये भी, चूंकि अब आप पूछ रहे हैं तो आपके लिए भी देखना जरूरी था कि बहुत लोगों को नींबू यदि ज्यादा दिनों तक लेते हैं तो उससे कफ का प्रॉब्लम होता है, कफ सर्दी। अच्छा, तो इसलिए अगर वो चीजें ऐड हो रही है तो उसे आप बंद कर सकते हैं। ऐसे नहीं हो रहा है तो नींबू शहद का प्रयोग आप जीवन पर्यंत करें, गर्म पानी के साथ करें, और गर्म पानी बिल्कुल चाय की तरह होनी चाहिए। और नींबू का प्रयोग जो है वो हाफ से 1/4 से हाफ तक जा सकते हैं, ज्यादा नींबू लेने की जरूरत नहीं है। 2-3 चम्मच उसमें शहद का होना चाहिए। और ये यदि आप जीवन पर्यंत लेते हैं तो फायदेमंद है, इसके लिए नुकसान कोई कर ही नहीं सकता। आपके इम्यून सिस्टम को भी बढ़िया रखता है, आपको बहुत सारे रोगों से बचा के रखता है, खास करके आपको हाई ब्लड प्रेशर से बचा के रखेगा, गैस की प्रॉब्लम से बचा के रखेगा, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, सभी चीजों को ठीक रखेगा। तो आप एक तरह से पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं, इसे आप कंटिन्यू लेते हैं। धन्यवाद वैद्य जी, धन्यवाद राजन जी क्वेश्चन पूछने के लिए। तो समय का अभाव है। किसी ने चैट में क्वेश्चन पूछा है, बोला माइक ठीक नहीं है, मेंटल हेल्थ के बारे में आयुर्वेद की तरफ से क्या सुझाव है? तो मुझे पता नहीं इसको कितना एक्चुअली मेंटल हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है ये जानना जरूरी है, और किस वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है ये जानना जरूरी है। जो वजह है सबसे पहले तो उस वजह को खत्म करना होगा। और मेंटल प्रॉब्लम में क्या मेंटल प्रॉब्लम हो रही है ये जाने बगैर किसी दवा के बारे में बताना संभव नहीं है। तो इसलिए यदि वो क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछें या फिर आपसे कंसल्ट करें, फिर हमसे पूछा जाए
तो मैं उसका स्पेशल जवाब दूंगा। लेकिन हाँ, आयुर्वेद में मेंटल प्रॉब्लम के लिए मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि आयुर्वेद में ही इलाज है इसका। अच्छा, मेरा प्रश्न तो मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन उसके पहले एक जो प्रश्न पूछा था चंद्रशेखर जी ने, और उसके बाद फिर राजन जी ने पूछा, ठीक है, उसके बाद फिर ये भी बात हुई कि न्यूज देखना बंद कर दें और मेंटल हेल्थ की भी बात हुई। तो एज ए लाइफ कोच, मैं एक लाइफ कोच हूँ, मैं एक सजेशन देना चाहूंगा सबके लिए, क्योंकि इतने बहुत सारे विद्वान यहाँ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। एज ए लाइफ कोच एक सजेशन मेरा ये है कि हर इंसान जो पैदा होता है इस दुनिया में, उसका एक पर्पस होता है लाइफ का, ठीक है। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, जैसे कि भगत सिंह, जैसे कि महात्मा गांधी, ठीक है, जो भी इंसान पैदा हुआ और जो इस मुकाम पे पहुंचा, उसने अपना पर्पस बहुत पहले समझ लिया। तो ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, या जो हम घरों में बंद हैं, ये सबसे सही समय है अपना पर्पस समझने का, ठीक है। अगर हम अपना पर्पस समझ के कि मैं किस लिए पैदा हुआ, ठीक है, ये अगर हम समझ करके उस पर काम करें, तो इससे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि एक बार जब फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो जैसा उन्होंने बोला कि हम घर पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, तो हम अपना पर्पस भी नहीं खोज पाएंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, कि अपने अपने लाइफ का पर्पस खोजें, जैसे वैद्यराज शशि शेखर जी ने खोजा, ठीक है। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं वैद्यराज जी का, क्योंकि मैं 18 मार्च 2020, 18 मार्च प्लीज नोट 2020, 1 साल 2 महीने से ऊपर हो गए, उनकी दी हुई महासुदर्शन घनवटी का मैं प्रयोग कर रहा हूं। और जब से उन्होंने रामबाण दिया, रामबाण का प्रयोग कर रहा हूं। और मैं बाहर भी जाता हूं, ऑफिस भी जाता हूं, और मतलब घर के काम से भी जाना पड़ता है बाहर, तो मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मेरा ये मानना है कि जो उन्होंने बताया मुझे, उसके कारण मेरा इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग हो गया है कि जिसको बोलते हैं कि मतलब मेरे पड़ोसी को भी कोरोना हुआ, ठीक है, मैं पड़ोसी के साथ हॉस्पिटल भी गया, ठीक है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था कि चूंकि मैं महासुदर्शन घनवटी या रामबाण का प्रयोग कर रहा हूं, तो मुझे हॉस्पिटल जाने के बाद भी कुछ नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वैद्यराज जी। राजेश जी ने एक लाइफ कोच के रूप में इतना बढ़िया सलाह दिया है कि हम अपने पर्पस को समझें कि मेरा जीवन क्यों हुआ। और आम दिनों में हम अपने कार्यों में इतने व्यस्त रहे कि शायद इसको समझने का मौका ही नहीं मिला। तो ये बेहतर है कि घर में हम बैठ के सोचें कि अभी जो हम कर रहे हैं, जो हम कर रहे थे, क्या हमारा जिंदगी का उद्देश्य वही था? क्या भगवान ने हमें यहाँ भेजा है तो किस लिए भेजा है? क्या हमने लोगों का परोपकार किया? सबके ऊपर जब जन्म लेते हैं तो कुछ ऋण होता है, मातृ ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, धरती माता का ऋण होता है, गुरु का होता है, आपको मित्र का होता है, सबका ऋण होता है। 2-4 ऋण का वर्णन है और ऋण बहुत सारा है। तो उसको हम कैसे ऐसा कार्य करें जिससे सबका ऋण चुका पाएं, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे डॉक्टर अपनी जीवन को समर्पित कर रहे हैं इस समय कोरोना से बचाने के लिए, वो सचमुच में सही मायने में वो ऋषि महर्षि हैं। उनका एक जीवन लक्ष्य चल रहा है कि नहीं, हमें लोगों का जीवन बचाना है। उसी तरह से योगा प्राणायाम करके लोगों को स्वस्थ करने में लगे हुए हैं। आपका एक लक्ष्य है कि नहीं, ये हम समाज हित में इस कार्य को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी और राजेश जी। अभी 1:30 हो गया है, हम लोग 1 घंटा डिले हैं, तो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं चौधरी जी का। कितने देर के लिए बैठे थे? गप करते रहे क्या, मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें निकली हैं, बहुत सारे क्लैरिटी आई है लोगों को। तो चौधरी जी का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चौधरी जी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और प्लीज क्वेश्चन पूछ ले। आर.के. चौधरी, कटिहार बिहार से बोल रहा हूँ। अच्छा। अभी जो गर्म पानी के साथ सुबह नींबू, एक छोटा सा प्रश्न है, तो नींबू और मधु की बात थी। तो मेरी पत्नी को कॉन्स्टिपेशन और गैस का प्रॉब्लम रहता है, तो नींबू लेना क्या सही है? उनको नींबू मना किया जाए या नींबू लेना गलत होगा? उनको आप 1-2 दिन दे के देखिए, यदि उससे उनको प्रॉब्लम नहीं होता है तो जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा उनका।
और यदि उसको लेने के बाद प्रॉब्लम होता है तो फिर उस चीज से दूर नहीं होगा, उसके लिए दूसरा उपाय बताएंगे। ठीक, थैंक यू। देख के आप बात कभी करते भी हैं। मुझे फोन कर सकते हैं, प्रशांत जी से आप ले सकते हैं। अच्छा उनके अच्छा, पास ठीक फोन ठीक नंबर है, आप हमसे राय सलाह ले सकते हैं। राय जी, सलाह बिल्कुल निशुल्क है, इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं। हम ले लेंगे, प्रशांत जी से नंबर ले लेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो आपसे बात करेंगे। वैसे ये सेशन काफी अच्छा लगा, पॉजिटिविटी वाली बातें जो कुछ लोगों की तरफ से आई, पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, टाइम को यूज करने वाला, वो सब काफी प्रेरणादायक है और वही उसी की जरूरत ज्यादा है आज के डेट में, हम समझते हैं। थैंक यू सर। इसका श्रेय प्रशांत जी को जाएगा। बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल। उन्होंने इस समय में सोचा कि नहीं, ऐसे पैंडेमिक स्थिति में एक चर्चा होनी चाहिए। लोगों को बहुत सी भ्रांतियां थी मन में कि एलोपैथ में ऐसे है, आयुर्वेद में ऐसे है, और उसको इन्होंने बढ़ के इनिशिएटिव लेके लोगों के अंदर जो भ्रांतियां चल रही थी उसको दूर करने का इन्होंने प्रयास किया। इन्होंने मुझे भी फोन किया, फोन से बातचीत किया, इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा चीज है और मैं चाहता हूँ ये चीज होनी चाहिए। तो मैंने उसमें स्वीकृति दी और इनको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्य के लिए। मैं चाहूंगा कि ऐसे आयोजन ये करते रहें जिससे जनता को लाभ मिलते रहे। और खुद जो है प्रदीप गुप्ता जी ने अभी इतना धन्यवाद डिटेल से जीवन मैं को एक चीज बोलना चाहती हूँ लगाया है हर तरह से। इनका भी प्रशांत जी, गुजार हूं मैं। कि दूसरी एक गीता जी बैठी हुई हैं यहाँ, बहुत दिनों संडे से, को एक बहुत और सालों से मैं कॉन्फ्रेंस जानता करिए। हूँ, और ये जो है सो समाज सेवा में सदैव तत्पर रहती है। इनका एक मैं अनुभव इतना बोलना चाहती हूँ जी प्रशांत जी, जो जितने भी हमारे कोविड वॉरियर्स हैं और जो हमारे से जुड़े हुए हैं और जो रिकवर हुए हैं, उनके एक्सपीरियंसेस, और मैं मतलब मेरा भी एक्सपीरियंस जो लास्ट ईयर रहा, मैंने तीनों चीजों को सम्मिलित किया था, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी और एलोपैथी, तीनों चीजों को सम्मिलित करके, जो जैसे मेरे हस्बैंड को की रिकवरी हुई थी और बहुत अच्छी तरह से रिकवरी हुई थी, इन सब चीजों में भी अब हम एक कॉन्फ्रेंस रखें और हम अपने व्यूज एक दूसरे से एक्सचेंज करें, फेसबुक पे करें। मैं ये चाहती हूँ। जरूर ये कर सकते हैं, बात नहीं है। बहुत अच्छा लगा, ये सबका योगदान था, सब लोग मिले और सब लोगों ने खुल के क्वेश्चंस पूछा, तो ये सबका सहयोग से ये सक्सेसफुल रहा है। मैं तो केवल माध्यम मात्र हूँ। शशि जी, आप मेरे बारे में कुछ कह रहे थे, बोल दीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बहुत सालों से जानता हूं मैं, और जिस तरह से समाज सेवा में ये तत्पर रही है शुरू से, माने कभी कभी तो मेरे आंखों में आंसू आ जाता है इनका इस सेवा भाव देखकर। इतनी तत्परता से, इतने मन से, लगन से ये कार्य करती हैं, और माने इनके लिए, इनके दिल में हर लोगों के लिए दया है और हर लोगों के लिए जी जान लगा के कार्य करती हैं। मेरा भगवान से प्रार्थना है सदा स्वस्थ तंदुरुस्त रहें, लोगों को इसी तरह से मदद करते रहें, समाज सेवा में डटी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बहुत बढ़िया है गीता जी, और मेरा भी भगवान से प्रार्थना है कि ऐसे और लोग बनाएं दुनिया में जो समाज सेवा में आगे आए। बहुत इस समय क्राइसिस है, इस समय ऐसे लोगों की कमी है जो दुनिया के बारे में सोचते हैं, कुछ करते हैं, और संयोग से प्रशांत जी, प्रदीप जी, सब के सब दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में सोचने वाले लोग बैठे हुए हैं, करने वाले बैठे हुए हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि अच्छे लोगों का ऐसे समन्वय होता है, और इस समन्वय में आप सब लोगों ने जो योगदान दिया है, सब मिलके जो इस चीज को किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आप लोगों का। धन्यवाद सर। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था, सारे लोग रिलेट कर पाएंगे इससे शायद, कि जब हम आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, मेरा आयुर्वेद पे बहुत विश्वास रहा है लेकिन कभी लाभान्वित नहीं हुए, बट मेरा वेद पे या ऐसा कुछ चीजों पे बहुत विश्वास रहा है, इसलिए मैंने जब बुक भी लिखा तो वेद पे बहुत रिसर्च करके लिखा। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि चाहिए मुझे आपके बुक को मैं पढ़ना चाहूँ, आपका एक बुक मुझे चाहिए, मैं पढ़ना चाहूँगा। जी हाँ, अभी सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी पे काम कर रहा हूँ, तो जैसे रिलीज होगा मैं आपको एक कॉपी भेज दूंगा। क्वेश्चन पूछिए प्रशांत। हाँ, तो मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि जैसे मुझे कभी कुछ हुआ तो मैं वैद्य के पास गया, कोई हमारे आसपास में बहुत सारे आयुर्वेदिक हैं सेंटर्स, तो वहाँ पे डॉक्टर्स रहते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर,
तो ये कैसे, मुझे कुछ दिन का दवा खाने के बाद शक होता है कि सही दवा है या नहीं है, डॉक्टर ठीक है कि नहीं है, तो कंटिन्यू नहीं हो पाता है। तो इसका क्या, आप क्या सुझाव देंगे अपने तरफ से? नहीं, आपको देखिए शक इसलिए होता है कि आप कुछ दिन दवा खाते हैं, आपको फायदा नहीं करता है। हाँ जी हाँ। अगर फायदा करता तो शक नहीं होता। तो एक काम कीजिए, चैनल पे बैठा हूं, सब लोग सुन रहे हैं, किसी भी, भगवान तो ऐसे करे कि कभी रोग ना हो, लेकिन कोई भी ऐसा रोग हो जिसमें मेरी आवश्यकता हो दूर करने के लिए, तो मेरी एक दवा आप मुझसे कंसल्ट करके लीजिए, मैं भेजूंगा। उसके बाद आपका जो परसेप्शन है बिल्कुल चेंज कर जाएगा। और मैं ये डॉक्टर रवि जी से भी कह रहा हूं कि यदि कोविड या पोस्ट कोविड के बाद की जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें एक दवा मेरी लेके देखें जरूरत पड़ने पे कभी भी किसी चीज के लिए, तो इनको भी लगेगा कि भाई जो वैद्य जी कह रहे थे बिल्कुल सही बात कर रहे थे, तो सिंगल डोज में फायदा करता है, डबल डोज का भी वेट नहीं करना है। और अभी मैं बताऊं, एक पेशेंट को पटना में ही, उनके माता पिता दोनों जो है वो कोविड से ग्रसित हो गए, हॉस्पिटलाइज हो गए, और वो खुद अपने इनकम टैक्स ऑफिसर हैं अहमदाबाद में। तो उनको किसी ने, इवन यूएसए से उनके एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप बैद्यराज जी से मिलिए, उनसे कंसल्ट कीजिए, ऐसे ऐसे होगा। दवा दिया, मैंने भिजवाया पटना, इमीडिएट तत्काल प्रभाव से उन्होंने लिया, ठीक हुए। वो अपना इतना खुश होकर के चेस्ट रिपोर्ट भी उन्होंने भेजा था अभी 10 दिन पहले कि बिल्कुल क्लियर आया है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुश थे। लेकिन उनको क्या हुआ पोस्ट कोविड के बाद कि वो कमजोरी वाली प्रॉब्लम हुई। 2 दिन पहले मैंने उनके लड़के को कहा कि अभी ड्यूटी पे जाने की आप कोशिश मत कीजिएगा, आप प्रॉपर रूप से वॉच कीजिएगा उन्हें, क्योंकि अभी की जो कमजोरी है वो बड़ी खतरनाक है। कोविड से तो ठीक हो रहे हैं, कमजोरी नहीं झेल पा रहे हैं। तो उन्होंने मेरी बातों को सुना, बोला ठीक है ध्यान रखेंगे। लेकिन हुआ क्या कि उनके पिताजी उठे घर में आने के बाद, वो चाह रहे थे कि अपना चार्जर लगा लें फोन का, और जब उठे तो चक्कर खा के उसी बेड पे गिर गए। इमीडिएट हमारे पास फोन आया, वैद्य जी ऐसी ऐसी बात। और 2 दिन पहले इसी के साथ मैंने उन्हें सजेस्ट किया था कि अश्वगंधा रिष्ट और द्राक्षाशो दोनों ले लें, और इनको 8-8 ढक्कन मिला करके पिलाना है अभी कमजोरी में। ये दवा थोड़ी धीरे फायदा करेगी, लेकिन सस्ता पड़ेगा मेडिसिन, क्योंकि बना बनाया वो मेडिसिन आ रहा है, सस्ता है। 15-20 दिन के बाद से स्टार्ट कर, तब तक आप वॉच कीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इससे कुछ नहीं हो रहा। माने वो तब तक वो दवा नहीं आया था, लेकिन बोले कि मुझे धीरे धीरे वाला नहीं चलेगा, ये तो चकरा के गिर गए। मैंने उनको दवा भेजा, दवा उनके पास गया, आप बिलीव नहीं करेंगे, सिंगल डोज में ही ऐसा काम किया, उनको राहत महसूस हुआ। जैसे कैसे हम लोग कमजोर हो जाते हैं, ग्लूकोज पीते हैं तो तुरंत लगता है शरीर के अंदर ताकत आ गया, ऐसा फील होता है ना इमीडिएट तत्काल प्रभाव से। तो वैसे उन्हें इमीडिएट प्रभाव हुआ। वो खुद 8 साल से किसी बीमारी से ग्रसित थे। हमें 11:30 बजे रात में फोन किया। जब उनका उसमें फोन आया तो मैं थोड़ा चिंतित भी हो गया कि भाई इनके पिताजी का सीरियस था केस, मम्मी पापा दोनों थे, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन जब मैंने उन्हें पूछा तो उन्होंने कहा कि वैद्य जी मुझे 8 साल से मैं एक बीमारी से परेशान हूँ, मेरा इलाज कर दीजिए। मैंने कहा भाई ये तो कल भी बात हो सकती थी, इस समय रात में बात करने का क्या मतलब था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पिताजी ने, उनको इतना फायदा किया है फर्स्ट डोज में ही कि मैं आपको बता नहीं सकता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा कर दीजिए। ठीक, उनकी दवा जाते जाते उनके माने उनको फायदा इतना महसूस हुआ कि वो अपनी बेटी का भी इलाज कराने के लिए फोन किए कि इतना दिन से परेशान है, वो आप दवा दे दीजिए, ये ठीक हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसा मैंने पहले चर्चा किया था कि यदि रोग की सही पकड़ हो गई तो दवा इमीडिएट फायदा करता है। अब देखिए वहां पे 2 एक्सपीरियंस हो रहे हैं एक साथ पटना में। उनके माता को मैंने जो दवा प्रिस्क्राइब किया, सुगंधा रिष्ट और द्राक्षासव, वो दोनों मिलके चल रहा है, और एक मेरे द्वारा बनाया गया दवा गया है जो चल रहा है। उनके पिताजी स्पीडी रिकवरी में है, कमजोरी दूर हो रहा है। वहां से फोन आ रहा है, वैद्य जी ये वाला दवा का पता नहीं लग रहा है फायदा। मैंने कहा 15 दिन के बाद सोचिएगा, ये होगा फायदा, आप चिंता नहीं कीजिए, कर रहा है लेकिन धीमा फायदा कर रहा है, पता ले। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं, 2-4 डिफरेंसेस हैं इसमें। जैसे मैं आपको दवा बताता हूं कि आप ये दवा खरीद लीजिए, आप कंपनी में जाते हैं दवा खरीदने के लिए, कंपनी एक व्यापार के लिए बैठा हुआ है। अश्वगंधा रिष्ट में मान लीजिए 25-30 जड़ी बूटियां मिली हुई, अगर उसमें 5 जड़ी बूटी नहीं है उपलब्ध कंपनी को, तो उसके चलते वो अपना प्रोडक्शन नहीं रोक सकता, वो इफेक्ट खत्म हो जाता है।
दूसरी चीज है कि ये चूरन और ये जो चीज बने हुए हैं ये टाइम लेते हैं शरीर में सेट होने में, तब ये वर्क करने लगते हैं। और जब हमारे यहाँ तरीका है अर्क चुआने का, शराब संपुट विधि से बनाने का, या अरिष्ट का भी वही तरीका है बनने का, तो किसमें क्या क्विक एक्शन लेगा। जैसे इस समय मैंने बनाया, मैंने जब देखा स्थिति लोगों का कोविड के बाद, पोस्ट कोविड के बाद, तो मैंने अनुभव किया कि इन्हें जाते के साथ यदि फायदा नहीं करेगा तो इनके पास टाइम नहीं है कि 15 दिन वेट करते रहेंगे। तो इन्हें इमीडिएट कौन सी फायदा करेगी उसे बनाना होगा। उसे बनाया, सारे ओरिजिनल दवाई मंगाए, उस चीज को किए, सिंगल डोज इमीडिएट क्विक एक्शन। लोगों का हमारे पास दुनिया भर के आए हुए हैं, वैद्य जी आपका एक डोज लेते ही कमाल हो गया, लोग अपने अपने ग्रुप पे डाले हुए हैं कि ऐसा हो गया। तो ये सब जो चीजें हैं ये ऐसे वर्क करता है। तो आपके अंदर जो चीजें हैं जो आपको लग रहा है कि कभी हम लाभान्वित नहीं हो पाए, वो जब आप लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, ये ऐसे फायदा करता है और ऐसी चीजें एक्ट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी। आयुर्वेद में मेरे को बहुत बचपन से इंटरेस्ट था, लेकिन ये सब क्लैरिटी नहीं था और अच्छे वैद्य नहीं मिले कभी। तो जब आप मिले तो मुझे लगा कि जो मेरे अंदर कंफ्यूजन है, जैसे लोग गिलोय बावला जो बोले दौड़ दौड़ के खा लेते हैं, लेकिन कोई वैद्य के पास दिखाने नहीं जाता है। हाँ, तो ये सोचने वाली बात है कि कहीं पे कुछ मिसिंग है। वो जनरल बातें जैसे हो रही है, अब सपोज कीजिए मैंने जनरल बताया महाश्वसन घनबट्टी के बारे में, लेकिन महाश्वसन घनबट्टी किसको खाना है ये जानना तो जरूरी है ना। उसको कोविड में खांसी से परेशान है, उसका पूरा जो है जो सूख गया है, गला से लेकर के यहाँ तक के कंजेशन बना हुआ है, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डाउन गए हुए हैं, उसमें महाश्वसन घनबट्टी का यूज ही नहीं होगा। वो खाएंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं उठाएंगे, उसके बाद बोलेंगे वैद्य जी तो बताए थे जी, खा लिया फायदा नहीं किया। वहां हमें देना है आनंद भैरव रस, वहां हमें देना है महामृत्युंजय रस, वहां हमें देना है कफ करतरी रस। वो बुखार को खत्म कर रहा है, खांसी को भी ये कर रहा है। तो ये जब तक हम देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हम कैसे दवा देंगे जो वो एक्शन करेगा, वो काम नहीं कर सकता। जैसे हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो डॉक्टर साहब जो दवा देंगे, वो दवा उसका सिम्टम देखेंगे तभी तो उसके अनुसार देंगे। ऐसे क्या बता दें वो क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, है ना। तो ये चीजें जरूरी होती है कि कैंसर का भी जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में इसे बोलते हैं अर्बुद, कर्कटार्बुद। तो आयुर्वेद का एक डायग्नोसिस का बुक है, उसका नाम है माधव निदान। माधव निदान में जब पढ़ते हैं तो कई तरह के अर्बुद का वर्णन आता है, जिसमें ये लिखा होता है कि ये अर्बुद ठीक हो सकता है और ये अर्बुद असाध्य है, वैद्यों को इसे त्याग देना चाहिए, इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, वो ठीक नहीं होगा। लेकिन वही जब हम चिकित्सा की किताब में देखते हैं तो चिकित्सा के बुक मैसेज रत्नावली में लिखता है कि अगर इसी जो मांस वाले अर्बुद हैं जो बाहर गांठ बन जाते हैं, उसको कहता है कि यदि इस दवा को मिला करके इस पे लगाया जाए इतना दिनों तक, तो इसकी क्या कथा है, इससे भी ऊपर के रोगों को समाप्त कर देता है। तो कहने का मतलब है कि इसमें अलग अलग दवाएं, अलग अलग व्यू, अलग अलग रिसर्च। पहले जो ऋषि थे ना, बेसिकली वो रिसर्चर थे, और जो महर्षि थे वो ग्रेट रिसर्चर थे। ये आपसे शायद प्रशांत जी परसों मेरी बात हो रही थी, मैंने आपको कहा था कि च्यवनप्राश खाते खाते च्यवन ऋषि जो है वो बूढ़े से जवान हो गए थे। और फिर मैंने आपको बताया कि वर्तमान स्थिति यह है कि जवानी से च्यवनप्राश खाना शुरू करते हैं और खाते खाते बूढ़े हो जाते हैं। ये तो बड़ा भारी डिफरेंस है ना, कथनी और करनी में बड़ा भारी अंतर आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि ढेर सारी दवाइयों की जानकारी नहीं। दूसरी, उसमें जब किताब ही कह रहा है कि ये कौन सी दवा है, ये जीवक क्या है, ऋषिवक क्या है, इसकी ओरिजिनलिटी पता नहीं है, ये संजीवनी क्या है, इसकी ओरिजिनलिटी पता नहीं है। ये दवा जिसको पता है, जो अरेंज करके ला सकता है, बना सकता है, उसके बाद उसके खाने का वो टेस्ट नहीं आएगा। लोग टेस्टी दवा खोजने के चक्कर में च्यवनप्राश खाने में अच्छा लगना चाहिए, इसके लिए उस च्यवनप्राश को 8 गुना ज्यादा, 4 गुना से 8 गुना ज्यादा खांड मिलाया जाता है उसमें, चीनी। तो उसको आप टेस्टी बना रहे हैं, आप स्वीट्स खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओरिजिनल दवा नहीं खाएंगे आप, च्यवनप्राश खाएंगे और फिर हम ही से पूछेंगे
कि वैद्य जी आप तो कहते थे च्यवन ऋषि जो है सो जवान हो गए, हम तो बूढ़ा हो गए खाते खाते, है ना। तो ओरिजिनल दवा जब जाएगी तो हमारे पास दवा है वय स्थापक बोलते हैं उसे, वय स्थापक, वृद्धावस्था को रोकने वाला। वृद्धावस्था को रोकने वाली दवाएं जितनी भी है, अगर उनको सही मात्रा में सम्मिश्रण करके चलाया जाए तो आपका एज तो बढ़ सकता है, वृद्धावस्था नहीं आ सकता। और ये किसी को देख के नहीं, ये मुझे देख के आप किसी को बता सकते हैं कि वैद्य जी देखो जुआ है और जुआ ही रहेंगे। अभी से देखते जाओ, पिछले 25 सालों से जो देख रहे हैं उनका यही कहना है कि जैसा मैं 25 साल पहले दिखता था वही दिख रहा हूं, कोई चेंजेज नहीं आए हमारे अंदर। कि आप अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं, आपकी एज बढ़ सकती है। अभी मैं एक 70 इयर्स के इंजीनियर का ट्रीटमेंट कर रहा हूं, पिछले 3 सालों से वो डिप्रेशन के शिकार थे और 0.25 की 3 गोलियां खाने के बाद ही वो सो पाते थे। उनके यूरिनेशन इतना ज्यादा हो गया था कि बार बार उठ करके उनको जाना पड़ता था। तो उन्होंने एक तरह से अपना होप खो दिया था कि वो ठीक नहीं होना। फिर मैं कहूंगा फर्स्ट डोज वाली बातें, यूरिनेशन उनका कंट्रोल किया फर्स्ट डोज में, वो आश्चर्यचकित हो गए। किसी दिन उनको भी लाएंगे इस जूम मीटिंग में बताने के लिए। तो वो कनेक्ट, उन्होंने अब उनके दवा 3-4 तरह के जितने दवा चल रहे थे सबको हाफ कर दिया, अब हाफ से हाफ हो गए हैं। और 0.25 की 3 गोली जो चल रही थी वो 1 गोली में टर्न हो गया है। जो बाथरूम जाने में बार बार परेशान हो रहे थे, वो लाजपत नगर में है दिल्ली में, तो जमुना किनारे जाकर के डेली दौड़ लगा रहे हैं। उनको पार्क में लोग बोल रहा है 70 साल की उम्र में इतना मत दौड़िए, लेकिन वो जोश में दौड़ रहे हैं। तो ऐसे परिवर्तन आते हैं, ऐसे ट्रीटमेंट भी होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी। रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ लास्ट कुछ अपना भी सुझाव दें। 2 छोटी-छोटी बातें हैं, मुझे लगता है लोगों को जाननी चाहिए। एक तो कोविड के बारे में ही है। कोरोना का जो क्रिटिकल टाइम होता है वो सेकेंड वीक का होता है। जैसे कि जो लोग होम आइसोलेशन में है उनके लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि व्हेन शुड दे कॉन्टैक्ट द हॉस्पिटल, कब उन्हें जाना चाहिए हॉस्पिटल। तो यदि लक्षण 4-5 दिन में रिजॉल्व हो गए, फीवर आना बंद हो गया, बाकी दिक्कतें ठीक हो रही है, तो आप स्टे कीजिए घर पे, कोई दिक्कत नहीं, आप सेफ हैं। पर यदि ऐसा है कि 5वें दिन 6ठे दिन भी फीवर आ रहा है, आपको 1वें दिन बिना गंवाए तुरंत ही हॉस्पिटल जाके कॉन्टैक्ट करना चाहिए। बिकॉज सेकेंड वीक जो, क्योंकि दूसरा सप्ताह जो होता है वो क्रिटिकल होता है और लाइफ थ्रेटनिंग होता है। जैसे कि 1 वीक तक फीवर आ रहा है, उसके बाद आप घर पे हैं 5-6 दिन के बाद भी, तो फिर ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात बताया है। दूसरी बात है कि पोस्ट कोविड रिकवरी के बाद लंग के जो फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत जरूरी है। बिकॉज लंग में जो चेंजेज आते हैं, सीटी स्कैन में सीटी स्कोर बोलते हैं, वायरल निमोनिया बोलते हैं हम, जब भी वो हील करता है तो लंग में फाइब्रोसिस होगा। जब भी चीजें हील करेंगी, कोई वुंड हील करता है तो फाइब्रोसिस होते हैं, तो लंग में भी फाइब्रोसिस होगा। तो आपको लॉन्ग टर्म सोचना है कि आज से 5 साल 10 साल बाद भी आपके लंग के फंक्शंस पे कोई इंपेयरमेंट नहीं होनी चाहिए। सो इसलिए रिकवरी के बाद 3 मंथ्स तक मिनिमम जो उसके प्रॉपर जो एक्सरसाइजेस हैं लंग्स के, प्राणायाम वगैरह रेगुलर कीजिए, 2 टाइम कीजिए, एटलीस्ट 1 टाइम, मतलब 2 टाइम करना चाहिए एटलीस्ट इनिशियली, वो बहुत जरूरी है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, जैसे कि मतलब जो घर पे ठीक हो गए, उनके लंग्स में चेंजेस आए जो हमें पता नहीं है, हमें डॉक्यूमेंट नहीं किया सीटी स्कैन से। सो आइडियली ये टाइम ऐसा है पेंडेमिक का कि एवरीबॉडी, हर किसी को जो लंग के व्यायाम है वो रोज एक बार लंग का अलग सेट आप बना लीजिए। वो नहीं सारे के साथ कर लिया, ऐसा नहीं, वो जरूर कीजिए हर किसी को, क्योंकि नोबडी नो। जैसे कि आप फर्स्ट वेव में 1 करोड़ लोग इंडिया में एज पर द डेटा पॉजिटिव थे, बट एक्चुअल डेटा जो ICMR का स्टडी है वो बोलता है कि अराउंड 30 करोड़ लोग को कोरोना हुआ फर्स्ट वेव में। सो आपके पास 1 करोड़ का डेटा है, लेकिन 30 करोड़ लोगों को हुआ, बाकी एसिम्प्टोमेटिक रह गए। सो ये टाइम ऐसा चल रहा है कि लॉन्ग टर्म लंग कॉम्प्लिकेशंस ना हो, तो हर एक किसी को जो लंग का एक अलग सेट पर डे एक बार मानना चाहिए। एक बात ये है। बहुत अच्छी बात डॉक्टर रवि जी का, बहुत अच्छी बात बताई। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बात था रवि जी। धन्यवाद, धन्यवाद शेयर करने के लिए। और वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत भाई आपका बहुत धन्यवाद, मतलब इतना लाइव सेशन होगा आने के लिए। धन्यवाद रवि जी, आपको अपडेट कितना मिलेगा। बहुत सारे बड़े कंफ्यूजन क्लियर हुए, और मैं सारे ऑडियंस का अपने पिताश्री प्रदीप जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ एंड में कुछ बोले MHF की तरफ से। सब लोगों को पुनः नमस्कार। बहुत लाइव सेशन था और जैसा उम्मीद किया था उससे बढ़िया सेशन था। आयुर्वेद की जहाँ तक बात है
तो ये बिल्कुल नया चीज नहीं है। और वो सही बात बोले हैं कि हमारे किचन में ही आयुर्वेद के 108 मेडिसिन पड़े हुए हैं, 108 औषधि होते हैं, लौंग, इलायची, दालचीनी, सभी औषधि ही है। अब जरूरत है उसके बारे में जानना कि कौन औषधि कितना लें। तो इससे बढ़िया हमारे जो अभी वैद्य जी पाठक साहब अभी मिल गए, हम लोग खोज रहे थे, जैसे प्रशांत जी बोले कि आयुर्वेद पर पता नहीं वैद्य, तो हर जगह वैसे वैद्य मिलते भी नहीं है, पाठक साहब की तरह वैद्य मिलते भी नहीं है जिनसे हम लोग बात कर पाए। खोजते हैं, ऐसी बात नहीं है, जहां भी गए वहां खोजते हैं, लेकिन उस लेवल के वैद्य मिलते नहीं है। तो ये हम लोग का सौभाग्य है कि आज ऐसे व्यक्ति से भेंट हुई है, मुलाकात हुई है, और सबको जितने लोग आज आए हैं ये उनका नंबर जरूर ले लें आप लोग, और समय पर जब भी जरूरत पड़े उनसे बोल ही रहे कि कंसल्टेशन फी नहीं है, जब फी नहीं है तो कंसल्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है। और एक और बात बता दें, जो अभी बात हो रही थी कि गीता जी समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लगा कि हाँ चलिए एक आदमी और हैं ग्रुप में। और एक और बात बता दें कि रवि बाबू भी वही करते हैं, रवि बाबू भी इस मामले में बहुत दिनों से करते रहे हैं, डॉक्टर रवि, जो अपने गांव में भी काफी काम किए हैं, और सफाई लेकर के पूरे गली में बल्ब लगाना, ये सब अपने पैसे से करते रहे। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये डेवलपमेंट है। दूसरी चीज ये है कि जो बात हुई है कि क्या करें, तो इस लॉकडाउन में इसमें सभी लोग अच्छा सजेशन दिए कि टीबी मतलब डिप्रेशन नहीं हो, स्ट्रेस नहीं हो, और अभी जो डाटा आ रहा है उसके अनुसार है कि लोगों को स्ट्रेस बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। तो इसमें एक ही बात कहना है कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी गेन टू अस, ये समय मिला है ये बीमारी की तरफ से, या जैसे कि हम अपने आप को कुछ सोचे, अपने आप को कुछ डेवलप करें, अपने आप को विकसित करें। और मैथिली शरण गुप्त की जो कविता है कि समलो किस योग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय वाला, मैं ये योग मिला है, ये अच्छा समय मिला है जो जिसमें संभला जाए और कुछ किया जाए। तो ये इसी के साथ हम अपना वक्तव्य बंद करते हैं, रुकते हैं, और सबको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, और प्रशांत जी के साथ आप एंड करते हैं। प्रशांत जी, आप इसको रैप अप कर दीजिए। धन्यवाद। तो मैं सभी का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ, वैद्य जी का, रवि जी का, और सारे पार्टिसिपेंट का जिन्होंने इससे लाभान्वित हुए और क्वेश्चन पूछे, वैल्यूएबल क्वेश्चन पूछे, जिससे कि हमारी बहुत सारी अंदर की चीजें बाहर आई। और अंत में मैं यही बोलूंगा कि जो वैद्य जी बोले नीम हकीम खतरे जान, तो खुद से इलाज करने की जगह अभी वैद्य जी आ गए हैं और फ्री कंसल्टेशन दे रहे हैं, तो उनसे पूछ लीजिए, डायल कर लीजिए, पता कर लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। कहीं भी देखिए, मतलब ये होता है कि आपको डॉक्टर से दिखाना है, एक्सपर्ट से दिखाइए। मैं ऐसे देखता था, एक बड़े फेमस डॉक्टर थे पहले, बोलते थे कि हमारे बाहर जितने भी पेशेंट बैठे हुए हैं वो एक दूसरे का इलाज करते होते हैं। बोलते हैं अच्छा तुमको ऐसा हो गया, ये खा लो ठीक हो जाएगा। पिताजी जो कह रहे थे कि डॉक्टर रवि जी के बारे में, तो रवि जी की कंटिन्यूअस उपस्थिति और इनका सब लोगों को जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, काम होके जैसे बैठे हुए हैं शांत, ये बता रहा है कि इनके अंदर समाज सेवा की भावना है, ये करते रहे हैं तभी बैठे हुए हैं। नहीं तो बोलते भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पूछना है, 2-4 पूछिए, निकल लेते हैं, कोई संदेह नहीं। तो इसी के साथ आप सब लोगों को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो सेशन एंड करते हैं। रिकॉर्डिंग